हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में लास्ट लेक्चर में हमने रक्त कणिकाओं का अध्ययन किया था, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे रक्त के कार्य। तो रक्त के जो कार्य होते हैं हम पॉइंट लिख सकते हैं रक्त के कार्य के बारे में। जैसे नंबर 1 O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, खाद्य पदार्थों का वितरण, 4 है हार्मोनों का संवहन, 5 चोटों की मरम्मत, 6 रोगों से बचाव, 7 है दैहिक ताप का नियमन। ये आदि हम लिख सकते हैं। तो जैसे कई बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि रक्त के कार्य लिखो, तो रक्त के आप कार्य ये 6-7 कार्य आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो रक्त होता है वो O2 का परिवहन करता है, CO2 का भी परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों का वितरण करता है। आपको पता ही है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ग्लूकोज वगैरह, उनको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? रक्त ही तो करता है। और जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं ग्रंथियों द्वारा, वो है हार्मोन भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से जाते हैं? रक्त के माध्यम से। और चोटों की मरम्मत, कई बार जब चोट लग जाती है तो जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है, यह डब्ल्यूबीसी कोशिका क्या करती है? घावों को भरने में मदद करती है। कैसे करती है? कि डब्ल्यूबीसी जो कोशिका होती है वह कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करती है, जिससे उस स्थान पर ज्यादा कोशिकाएं बनने लग जाती हैं और घाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, रोगों से बचाव, रोगों से बचाव क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें जो डब्ल्यूबीसी कोशिका है वो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। जब वो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है तो मतलब जीवाणु को नष्ट करती है और हमें रोगों से बचाती है। दैहिक ताप का नियमन, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सदैव समान बनाए रखने के लिए कौन भूमिका निभाता है? रक्त। ठीक है, तो ये 6-7 हमारे क्या हो जाएंगे? रक्त के कार्य हो जाएंगे। आप इतना ही लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, O2 का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों का वितरण करता है, हार्मोनों का संवहन करता है, चोटों की मरम्मत करता है, रोगों से बचाव करता है और दैहिक ताप का नियमन करता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो है रक्त के कार्य के बारे में, लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब जो ये हमारा टॉपिक है एक रक्त के बारे में कंप्लीट है। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक है, रक्त समूह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रक्त समूह। तो हमें इसको समझना है। रक्त समूह में आपको बहुत अच्छी बातें आज यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं और किस व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, बहुत मन लगा के आप इसको समझना आज। ठीक है, तो देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक जीन डेनिस, पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डेनिस था, फ्रांस के एक डॉक्टर वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 वर्ष के बच्चे में एक मेमने, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, है ना, हर पशुओं के बच्चों के नाम होते हैं ना, जैसे गाय के बच्चे को हम बछड़ा ही कहते हैं, हाथी के बच्चे को मैमथ कहते हैं, घोड़े के बच्चे को पौनी कहते हैं ना, सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं ना, शेर के बच्चों को शावक कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भेड़ का बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं, मेमना। ठीक है, देखिए तो जीन बैप्टिस्ट डेनिस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि 15 वर्ष के बच्चे में एक मेमने के रक्त को चढ़ा दिया, तो बच्चे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये जो बात है 1567 या 1667 की बात है। ठीक है, तो जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि आखिर इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। तब से लगातार रिसर्च चल रहे थे कि आखिर इस ब्लड का लेन देन का क्या सिस्टम होता है, कि हम किसको किसका ब्लड चढ़ा सकते हैं और किसको किसका नहीं चढ़ा सकते, आखिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं किसी दूसरे का रक्त चढ़ाने में। ठीक है, और प्रॉब्लम ये क्यों आती हैं, तो इसी चीज को खोज करते करते सन 1901 में एक महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर हुए। सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या देखा कि व्यक्ति की जो आरबीसी होती है, देखो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो हिस्ट्री बता रहा हूं ब्लड ग्रुप की खोज की, डिस्कवरी की। ठीक है, कि आखिर ब्लड ग्रुप कैसे बनाए गए थे। ठीक है, तो आपको समझना है कि सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा कि मनुष्य की जो आरबीसी होती है, बहुत मोस्ट रूप से समझना, मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर, देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो इसकी सतह है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा के अंदर रहती हैं। मैं ये कहूं कि इसके चारों ओर हम प्लाज्मा मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा है और इसके अंदर कौन है, हमारी आरबीसी। तो लैंडस्टीनर ने क्या देखा कि मनुष्य की आरबीसी की सरफेस पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन भी मैं आपको जूलॉजी में 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन होती है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन दोनों मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है नीट क्वेश्चन में, नीट एग्जाम में, कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, तो वो लैंडस्टीनर ने क्या देखा, दोबारा जुड़िए, कि आरबीसी की सरफेस पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो दो प्रकार की है, ए और बी। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन थी जो आरबीसी की सतह पर थी
वो दो प्रकार की थी, ए और बी। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया गया एंटीजन। क्या नाम दिया गया? एंटीजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। बात समझ में आ रही है? डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप चल रहा है कि आखिर रक्त समूह की खोज कैसे की गई थी। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि सन 1901 में लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन देखी। वह ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी प्रकार की थी। इन दोनों को नाम दिया गया एंटीजन। क्या नाम दिया गया? एंटीजन, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। ठीक है, और फिर इन्होंने प्लाज्मा में, ये जो प्लाज्मा है इसमें भी यही ग्लाइकोप्रोटीन देखी, जिनको नाम दिया गया, ये भी दो प्रकार की थी, ए और बी, और इनको नाम दिया गया एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी। क्लियर है बात? मैं बता रहा हूं कि जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने सन 1901 में आरबीसी की सतह पर एक विशेष ग्लाइकोप्रोटीन देखी जो ए और बी दो प्रकार की थी। इसको हम बोलते हैं एंटीजन। और प्लाज्मा में भी दो प्रकार की प्रोटीन देखी गई, स्मॉल ए स्मॉल बी, जिनको नाम दिया गया एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, तो इसको तो देखा ही था केवल लैंडस्टीनर ने। अब इन्होंने क्या किया? अब बात को जरा ध्यान से समझना। उन्होंने क्या किया कि एक परिभाषा आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, एवीओ तंत्र, या मैं आपको कहूं एवीओ रक्त समूहीकरण। ठीक है, एवीओ सिस्टम, मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप का तंत्र होता है वह एवीओ तंत्र होता है। तो एवीओ तंत्र क्या है? इसकी परिभाषा क्या होती है कि आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह ए बी ए बी ओ पाए जाते हैं। इसे एबीओ रक्त समूहीकरण कहते हैं। मेरी बात जरा ध्यान समझिए। ब्लड ग्रुप जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और वो किस आधार पर की थी मैं आपको बता दूं कि आरबीसी पर जो उपस्थित एंटीजन होते हैं, अभी मैंने आपको बात बताई थी कि आरबीसी की सतह पर दो एंटीजन थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किस प्रकार की प्रोटीन थी वो? ग्लाइकोप्रोटीन। किस प्रकार की प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो धनुका, इसको हम क्या बोलते हैं? रक्त समूहीकरण। परिभाषा समझ में आ गई एवीओ सिस्टम की। एवीओ तंत्र क्या है कि आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह ए बी ए बी और ओ पाए जाते हैं। इसे एवीओ रक्त समूहीकरण या एवीओ तंत्र कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन एंटीजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने किस प्रकार इन 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था। ठीक है, तो देखो लैंडस्टीनर ने क्या देखा। अब मैं एक नॉर्मल आरबीसी बनाता हूं ऐसे ही, कि हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल यही एंटीजन हो। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि टोटल कितने प्रकार के एंटीजन थे? 2 प्रकार के,
ए और बी। तो हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल यही एंटीजन हो ए, तो उस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप रहेगा, ए ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल बी एंटीजन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन हो, ए और बी। आप बताइए हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। तो इन व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसी प्रकार हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं हो। आप मुझे बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? भाई बिल्कुल हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर कोई एंटीजन ही नहीं होता। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, उन व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? आप मुझे 5 भी कोई भी कंडीशन बना के बता दीजिए, कोई भी नहीं बन सकती। भाई आरबीसी की सतह पर अगर 2 ही प्रकार के एंटीजन ए और बी उपस्थित हैं, तो इस आधार पर केवल 4 प्रकार के ही रक्त समूह बन सकते हैं, 5वां कोई भी नहीं बन सकता है। क्लियर है बात? तो इसीलिए लैंडस्टीनर ने एंटीजन के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का क्या किया, निर्धारण किया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। समझ में आ गई बात कि आखिर लैंडस्टीनर ने किस प्रकार ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सुनो, तो कई बार, अच्छा यहां पर एक बात आप नोट करना कि मनुष्य के ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर, है ना। अभी हमारी आरबीसी पर कितने एंटीजन हैं? 2। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और इस आधार पर हमने कितने ब्लड ग्रुप बना लिए हैं? 4 ब्लड ग्रुप बना लिए। क्लियर है बात? पता चल गया कि आखिर लैंडस्टीनर ने किस प्रकार ब्लड ग्रुप बनाए। हालांकि ब्लड ग्रुप बनाने में डी कॉस्टले और स्टर्लिंग, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया था, डी कॉस्टले ने और स्टर्लिंग ने। लेकिन जो श्रेय जाता है वो अकेले कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है कि इन्होंने ही रक्त समूह की क्या की, खोज की। ठीक है, समझ में आ गई बात। हालांकि डी कॉस्टले इन्होंने भी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वगैरह की खोज की थी। ठीक है, लेकिन हमें तो यही मानना है कि ब्लड ग्रुप की जो खोज करता थे वो कार्ल लैंडस्टीनर थे। और खोज कब हुई थी? 1901 में। ठीक है, हाँ। वैसे आपको बुक में 1900 से 1902 मिलता है। अच्छा, ये 1900 से और 1902 क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्हीं सालों के बीच में डी कॉस्टले, स्टर्ली और लैंडस्टीनर ने अलग अलग ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो टोटल हम उसको 1900 से 1902 मानते हैं। क्लियर है बात? हाँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ही आपको याद रखना है कि सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। वो भी किस आधार पर? एंटीजन के आधार पर, ए और बी के आधार पर। और कितने रक्त समूह बनाए? 4 रक्त समूह बनाए, ए बी, ए बी और ओ। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एबीओ रक्त समूहीकरण कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप हिस्ट्री कि आखिर ब्लड ग्रुप का निर्धारण मनुष्य में किस प्रकार किया गया। क्लियर है बात? आगे बढ़े, सुनिए। अब जो मैं एक टेबल बनाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और आप सभी को वो सीखनी है कि आखिर हम इस टेबल को बिना देखे
कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, तो सुनिए। टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त समूह के बारे में, फिर हमारा आएगा एंटीजन, फिर हमारा आएगा एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर जो ये कॉलम आएगा उसमें हम लिखेंगे डोनर यानी कि दाता, या मैं यूं कहूं दे सकता है, ठीक है। रिसीवर यानी कि ले सकता है, और प्रतिशत, ठीक है। हाँ, हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम टेबल बनाते हैं तो आप मेरी जरा बात पर ध्यान से समझना कि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ब्लड ग्रुप की, ठीक है। इस टेबल में क्या है, सबसे पहले आपको रक्त समूह का कॉलम लिखना है, फिर आपको लिखना है एंटीजन, फिर आपको लिखना है एंटीबॉडी, और फिर जो कॉलम आएगा वो ये आएगा कि इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, और इसमें रिसीवर वाले में आएगा कि ये किससे ले सकता है, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आएगा कि भारतीयों में इस ब्लड ग्रुप का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये हमारे टेबल के कॉलम है। क्रम से एक एक कॉलम को हम फिलअप करेंगे और समझेंगे कि किस कॉलम में हमें क्या लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, मात्र 10 मिनट में आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनिए अब, देखो पहला जो कॉलम है जिसको हम रक्त समूह बोल रहे हैं, तो आप सभी को पता है हमारे पास कितने रक्त समूह होते हैं, बताओ। 4 रक्त समूह होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, ठीक है। आराम से फिलअप हो जाएगा ये वाला कॉलम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ए बी और ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वह है एंटीजन का। किसका है? एंटीजन का। अब जरा आप दिमाग लगाओ, अभी आपने ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया था वो किस आधार पर किया था? किस आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया था? एंटीजन के आधार पर। किस आधार पर? एंटीजन। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। नोट करना इस पॉइंट को आप कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका क्या होता है? एंटीजन होता है। देखो कैसे, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, तो इसका एंटीजन भी क्या रहेगा? ए ही रहेगा, है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर हुआ था? एंटीजन के आधार पर, है ना। ये ब्लड ग्रुप बी है तो इसका भी क्या होगा? बी एंटीजन होगा। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप जो ए बी है इसका निर्धारण हमने कब किया था? कि जब व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों ही प्रकार के एंटीजन और ए और बी किया था, नहीं किया था? तो इसमें क्या आएगा? ए और बी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। तो ओ ब्लड ग्रुप कब आया था? कि जिस व्यक्ति की आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है। होता नहीं होता? तो इसमें क्या आएगा कि इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती। तो आप बताइए ये फिलअप कर सकते हैं नहीं कर सकते एंटीजन वाला? बहुत सिंपल है भाई। देखो सभी पे आते हैं 4 ब्लड ग्रुप, आते नहीं आते? समझ में आ गई बात? तो भाई रक्त समूह 4 होते हैं, सभी को पता है ना। और एंटीजन कि भाई जिस व्यक्ति का जो रक्त समूह होता है वही उसका एंटीजन होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या रहेगा? ए ही रहेगा। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या रहेगा? बी रहेगा। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति का एंटीजन दोनों ए और बी, और ओ वाले व्यक्ति का कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो आप एंटीजन वाले कॉलम को फिलअप कर सकते हैं नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो कॉलम है वो किसका है? एंटीबॉडी। किसका? एंटीबॉडी, है ना। तो मैं आपको फिर यहां पर एक बात बता देता हूं कि एंटीजन के अगेंस्ट, विपरीत, कि जिस व्यक्ति के पास जो एंटीजन होता है उसके विपरीत उसके पास एंटीबॉडी होती है। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं हो सकती। बात को जरा ध्यान समझना। किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होती है। आपको पता है ना, एंटीजन भी आपके पास दो ही प्रकार के थे, ए और बी, और एंटीबॉडी भी आपके पास दो ही प्रकार की थी, ए और बी। दो ही प्रकार के एंटीजन और दो ही प्रकार की एंटीबॉडी, ठीक है। और ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी एक ही व्यक्ति के कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन तो ए ही रहेगा, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। कौन सी होगी? बी। ये बी क्यों आई? क्योंकि हमारे पास दो ही एंटीजन थे और दो ही एंटीबॉडी थी। और मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि कभी भी एक व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी क्या नहीं होगी? आप बताओ मुझे। होगी ना? तो बस यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का एंटीजन क्या है? बी। तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए? ए। क्या होनी चाहिए? ए। क्योंकि अगेंस्ट हो गई ना, देखो विलोम है, विपरीत है, ठीक है। ये दो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट थर्ड है जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास एंटीजन तो ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन बात जब एंटीबॉडी की हो तो आप जरा ध्यान लगाओ कि भाई यहां तो हम किसी का अपोजिट ही नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? आप कर सकते हैं क्या अपोजिट? नहीं कर सकते ना। तो आप समझना कि जब हम यहां किसी का अपोजिट नहीं कर पा रहे तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और हम ये मानेंगे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए भी होता है उसके पास एंटीजन तो दोनों होते हैं, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी उसके शरीर में एक भी नहीं होती है। समझ नहीं आई बात? समझ भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यहां दोनों ही एंटीजन है उसके पास, तो आपके पास एंटीबॉडी तो दो ही है, ए और बी, तो कोई ना कोई तो अपोजिट 100% होगी और हमको अपोजिट रखनी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके रक्त में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे? यहां तो हम दोनों को ही रख सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन खुले हुए। तो आप यहां पर लिख देंगे कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के पास एंटीजन तो कोई नहीं होता, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों होती है, ए और बी। बताओ आप यहां पे समान हो सकते हैं क्या? यहां समान हो रहे क्या? नहीं हो रहे, क्योंकि यहां जब दोनों एंटीजन आ गए तो एंटीबॉडी एक भी नहीं आएगी। यहां जब एक भी एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडीज की प्लाज्मा में आ सकती हैं, फिर समान तो हो ही नहीं सकता। देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको 3 कॉलम समझ में आए कि नहीं आए? बहुत सिंपल है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, ये 4 ब्लड ग्रुप तो हमको पता ही है। बात ब्लड ग्रुप एंटीजन वाले की करें तो हमारे पास जो जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ए एंटीजन, बी वाले का बी एंटीजन, ए बी वाले का ए और बी एंटीजन, और ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। बात अब हम करेंगे एंटीबॉडी के बारे में।
तो ए वाले के पास बी एंटीबॉडी, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी, क्योंकि विपरीत होनी चाहिए, विपरीत। ए बी के पास दोनों एंटीजन थे, इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं था, इसलिए इसके पास क्या होंगी, दोनों एंटीबॉडी होंगी। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई। 3 कॉलम आप आराम से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात के पास चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में हम सभी को पता ही होना चाहिए। आप सभी को ही पता होना चाहिए, चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं, क्योंकि ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो एक बेसिक बात है जिसके बारे में हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या नॉलेज की बात है भाई, कि आजकल आपने सुना होगा कई बार, जैसे कोई पेशेंट है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं कि भाई इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड चाहिए, इसके लिए इसका ये नहीं दे सकता है ना, ऐसे आपने कई सुने होंगे। तो हमको आखिर इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इस ब्लड ग्रुप के लेन देन का क्या सिस्टम होता है, ठीक है, कि कौन किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है और कौन किस से ले सकता है, ठीक है। तो सुनिए, ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है डोनर वाला, तो मैंने यहां पर इसका लिख दिया है कि दे सकता है, मतलब इस कॉलम में हम उन ब्लड ग्रुप को लिखेंगे जिन ब्लड ग्रुप को ये ब्लड दे सकते हैं। भाई जो हमारे पास पहला कॉलम है वो किसका है, ब्लड ग्रुप ए का है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो अब वो ये बात कर रहा है कि आप हमें बताइए कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकते हैं। तो इस कॉलम में हम किनको लिखेंगे कि जिनको इस ब्लड ग्रुप वाले रक्त दे सकते हैं, और इस कॉलम में कि जिनसे ये लेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, ए और ए, बात समझिए, और यहां मैं लिख देता हूं ए और ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप ए वाले जो व्यक्ति होंगे वो ए वाले को रक्त दे सकते हैं और ए बी वाले को रक्त दे सकते हैं। क्लियर है। यहां पे मैंने बी और ओ तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाले और ओ वाले को रक्त नहीं देगा। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार यहां मैंने लिखा है लेने वाले का ए और ओ। ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले से ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है। समझ में आ गई बात। यहां मैंने बी और ए बी तो नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप बी वाला और ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकते। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर बताओ तो सही कि आखिर ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं और क्यों नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो अभी आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो जरा आप ध्यान लगाना, देखिए यहां पे मैं एक कॉमन पॉइंट ही लिख रहा हूं, इसको रफ करके मैं दोबारा टेबल बनाऊंगा यहाँ पर। सुनना कि भाई इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देने वाले का एंटीजन, बात समझो, जो डोनर होता है, डोनर का मतलब देने वाला, तो देने वाले का तो होता है एंटीजन। मैं यहाँ पे ऐसे थ्योरी लिख रहा हूं, आप जरा समझ लेना इसको है। एक बार इन कॉलमों को भूलकर आप एक पूरी एक्सप्लेनेशन समझिए इसका, कि जो डोनर होते हैं उनका तो एंटीजन, और जो रिसीवर होते हैं
उनकी एंटीबॉडी, जो ब्लड देगा उसका तो आप एंटीजन देखेंगे और जो ब्लड लेगा उसका आप एंटीबॉडी देखेंगे। ये दोनों आपस में समान नहीं होने चाहिए। बात को जरा ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं कि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए। अगर ये समान है तो वह व्यक्ति उसको रक्त नहीं दे सकता, और अगर ये असमान है तो वह उसको आसानी से रक्त दे सकता है। अभी आपकी बात ये समझ में नहीं आई है, मुझे पता है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसको समझाता हूँ विद एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, समझना। देखिए, आपके पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, और ये ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो आपने क्या बना रखा है अभी? डोनर, दाता। आप मुझे बताइए दाता है कि नहीं? मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे किसी को रक्त देना है, ठीक है, मैं दाता हूं, तो दाता का आप क्या देखेंगे? एंटीजन। मैंने आपको एक बात बता दी है कि दाता का एंटीजन देखा जाता है और ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी। जो रक्त लेता है ना उसकी एंटीबॉडी देखते हैं हम, और जो देने वाला होता है उसका एंटीजन देखा जाता है, केवल ना एंटीबॉडी नहीं देखते। अगर मेरा एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी समान है या मैच कर गई तो मैं उसको रक्त नहीं दे सकता हूं, और अगर मेरा एंटीजन और उसकी एंटीबॉडी असमान है तो मैं आराम से उसको रक्त दे सकता हूं। यही सिस्टम है लेन देन का। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि ये दाता है ए, तो दाता का क्या देखा जाता है भाई? एंटीजन। तो आप मुझे बताइए इसके पास एंटीजन कौन सा होता है? ए होता है। बताओ एंटीजन ए होता है कि नहीं होता? ब्लड ग्रुप ए वाले का होता है। चलिए, अब हम चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त देकर देखते हैं कि आखिर ये किसको रक्त देगा किसको नहीं देगा, है ना। तो ये जो चारों ब्लड ग्रुप हैं ए, बी, ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, और मैं अकेला ये डोनर हूं। मेरा ब्लड ग्रुप अभी क्या है? ए है। मैं डोनर हूं ना, तो डोनर का क्या देखा जाता है? एंटीजन। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या मान रखा है? ए, तो मेरा एंटीजन क्या है? ए। और ये जो चार व्यक्ति मेरे सामने खड़े हुए हैं जिनका अलग अलग ब्लड ग्रुप है, चारों ए बी, ए बी और ओ, अब मैं देखूंगा कि मैं किसको रक्त दे सकता हूं, है ना। आप खुद गैस करना। देखिए, ये सभी कौन है भाई? ग्राही है कि नहीं? रिसीवर। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि रिसीवर की हमेशा क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी। क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी देखी जाती है ना। तो आप एंटीबॉडी बताइए इनकी। देखो, ये ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है तो एंटीजन तो ए ही होगा इसका, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के विपरीत होती है। तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होगी बताओ? बी होगी। क्या होगी? बी। नहीं आई बात समझ में भाई? मैं ये कह रहा हूं ना कि दाता का तो एंटीजन देखा जाता है और ग्राही की एंटीबॉडी देखी जाती है। तो अभी जो हमने कॉलम में यही बात, तभी तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया था समझाने के लिए कि आखिर आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन किसका क्या होता है और एंटीबॉडी किसकी क्या होती है, जिसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है, और जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के पास जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट उसके पास क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। यही तो नियम था। तो दाता हूं मैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरा क्या देखा जाएगा? एंटीबॉडी देखी जाएगी, एंटीजन देखा जाएगा। एंटीजन क्या है? ए है,
क्योंकि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है ना। और ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, रिसीवर है, ग्राही है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए, लेकिन ये तो लेने वाला है, भिखारी है, और मैं कौन हूं, मैं दानी हूं, ठीक है। हाँ भाई, ये जो लेने वाला है रिसीवर, ठीक है, तो इसकी क्या देखी जाएगी भाई, एंटीबॉडी। क्या देखी जाएगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है इसकी, बी होती है। अब देखो ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ, तो आप खुद बताइए, फिर मैंने आपको एक नियम बताया था कि दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। अगर वो समान है तो वह उसको रक्त नहीं दे सकता, और अगर वो असमान है तो वह उसको आसानी से रक्त दे सकता है। तो आप मुझे बताइए, ये एंटीजन ए है और इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी, ये दोनों समान हैं क्या, नहीं है। और मैंने क्या कहा था कि अगर इन दोनों का मैच असमान होता है तो ही वह उसको रक्त दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को। बताओ दे सकता है नहीं दे सकता, इसका लॉजिक समझिए, कंसेप्ट, कि आखिर क्यों दे रहा है और क्यों नहीं देगा और किसी को, ठीक है। क्योंकि इसका एक ही लॉजिक है कि दाता का एंटीजन देखना और ग्राही की एंटीबॉडी देखनी है, जो कि आपस में समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है जो दाता ही है अभी। दूसरा जो व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, दिमाग लगाओ, ब्लड ग्रुप बी है, ये ग्राही है, और ग्राही की क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी देखी जाती है। अच्छा, इसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, अरे भाई एंटीबॉडी ए होगी इसके पास। ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है तो एंटीजन तो वही होगा जो इसका ब्लड ग्रुप है, और एंटीबॉडी इसके विपरीत होगी। तो इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, ए होगी। क्या होगी, ए। अब देखिए समझ में आई कुछ बात, कि जो डोनर ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है ना, उसका एंटीजन ए है, और जो लेने वाला ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है उसकी एंटीबॉडी भी क्या है, ए है। तो दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं। तो समझ लेना कि यह इसको रक्त नहीं दे सकता। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही कुछ कुछ बात। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जब और आएगी, ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार में पूरी चीज सीख जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन समझ जरूर जाना इसको ना। तो समझ में आ गई यहाँ पर बात कि ए वाला जो व्यक्ति है वो बी को रक्त दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। लेकिन ये तो हम सभी को पता होता है, लेकिन आपको लॉजिक पता चल गया कि क्यों नहीं दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति के पास एंटीजन क्या, सॉरी एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है, और डोनर भी कौन बना रखा है हमने, ए वाला व्यक्ति बना रखा है। तो ए वाला व्यक्ति कभी भी ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तीसरा जो ग्राही व्यक्ति है वो एबी वाला व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, एबी। तो ये ग्राही है, तो आप इसकी क्या चीज देखेंगे, आप मुझे बताओ, एंटीबॉडी देखेंगे भाई। तो देखिए फिर, ये रहा एबी वाला व्यक्ति, और एंटीबॉडी है क्या, कोई नहीं है। तो पॉइंट की बात आप नोट करना, यहां पर समझना कि एबी वाला व्यक्ति जब भी ग्राही होता है तो ग्राही की तो हमेशा क्या देखी जाती है भाई, एंटीबॉडी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी। तो एबी वाले व्यक्ति के पास तो एंटीबॉडी ही नहीं होती है,
अब जब इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का एंटीजन इससे मैच कर सकता है क्या? आप मुझे बताओ भाई। यहाँ पर एंटीजन ये है, अरे यहाँ पर एंटीबॉडी ही नहीं है तो मैच करने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्राही होता है तो ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी, जो कि इसके पास एक भी नहीं होती। तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इससे मैच नहीं कर सकता है। तो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो सभी व्यक्ति इसको रक्त दे सकते हैं। इसका लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया आपको? कि AB वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि AB वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। समझ में आई कि नहीं आई आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसको भी दे देगा AB वाले को, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं O के पास। O क्या है भाई? ग्राही है। मैंने दाता का तो एक ही एग्जांपल ले रखा है ब्लड ग्रुप A का, बाकी और को भी हम दाता बनाएंगे। तो जो O ब्लड ग्रुप है इसका हम क्या देखेंगे आप? एंटीबॉडी, क्योंकि किस कैटेगरी में है ये? ग्राही के रूप में। तो जब हम O वाले की एंटीबॉडी देखते हैं तो इस पे देखो A और B, बताओ दोनों एंटीबॉडी है कि नहीं? अब एक बात जरा आप ध्यान समझना कि यहाँ पे जो एंटीजन है वो कौन है? A, और इसके पास एंटीबॉडी क्या है? दोनों ही है, A भी है और B भी है। तो देखिए A से A का मैच होगा कि नहीं होगा? होगा मैच। और अगर ये मैच हो रहा है तो यह इसको रक्त नहीं दे सकता। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, आपने सुना होगा कि O वाले व्यक्ति किसी से रक्त नहीं लेते हैं। सुना है ना? केवल O से ही लेते हैं और किसी से नहीं लेते। अरे भाई लेंगे कैसे? क्योंकि जब ये खुद ग्राही होता है तो इसकी एंटीबॉडी देखी जाएगी और इसके पास तो दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं, A और B। तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त दिलाइए इसको, सभी के एंटीजन मैच करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि और ब्लड ग्रुप वालों के पास ये देखो एंटीजन है कि नहीं? A है, B है और A भी है। तो तीनों से ये मैच करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको रक्त दे सकता है क्या? वो को नहीं दे सकता। तो ये दो बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि आखिर AB वाले व्यक्ति सबसे रक्त क्यों ले सकते हैं और O वाले व्यक्ति किसी से रक्त क्यों नहीं ले सकते। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये तो हमने ब्लड ग्रुप A वाला देखा था। अभी मैं डोनर बना देता हूं ब्लड ग्रुप B को। B को हमने डोनर बना दिया, तो B को जब डोनर बना दिया तो इसके पास एंटीजन क्या होगा? B होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सुनिए भाई, ये दाता है और दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन देखा जाता है। तो B वाले व्यक्ति का जो एंटीजन है वो B होगा, है ना। तो अब वो क्या होगा? अब फिर देख देते थे, सुनिए, ब्लड ग्रुप A ग्राही है जिसको देखते देखते हैं। तो सुनिए, इसका एंटीजन B है और इसके पास एंटीबॉडी क्या है भाई? B। तो इसको ये रक्त दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। समझ में आ गई बात? B वाले को देखिए, देखो इसके पास एंटीजन B है और इसके पास एंटीबॉडी क्या है? A। तो मैच नहीं कर रहा ना, तो ये इसको रक्त दे सकता है। समझ में आ रही ना बात? अब B वाले को यहाँ देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो आसानी से इसको रक्त दे सकते हैं। इसको दोनों ही एंटीबॉडी है, ये भी इसको नहीं देगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसमें क्योंकि मुझे पता है आपको ये समझ में आ गई ये बात। ठीक है, वही कंसेप्ट है सभी का। आपको तो एक ही बात याद रखनी है कि दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन और किसके पास क्या एंटीबॉडी होती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये जो ए बी है इसको हम बना लेते हैं दाता, और जब आप इसको दाता बना लेते हो तो आप इसकी एंटीजन देखेंगे, और एंटीजन ए बी के पास क्या होती है, दोनों होती है। अब हम रक्त दे के देखते हैं, देख दिया ए वाले को दे के देखते हैं, तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी है, यहाँ पर बी एंटीजन है, बताओ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये इसको रक्त नहीं देगा। बी को दे के देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये भी मैच कर रहा है तो रक्त नहीं देगा। ए बी, अरे ए बी के ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो केवल ए बी वाला व्यक्ति ए बी को ही रक्त दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये सभी से मैच करता है। देखो यहां पर मैचिंग हो रही है, बी ए की ए से मैचिंग हो रही है और बी की यहां बी से मैचिंग हो रही है, तो ये ए बी वाला व्यक्ति किसी को रक्त नहीं देता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम ए बी वाले व्यक्ति को दाता बनाते हैं तो इसके एंटीजन देखा जाता है, और एंटीजन ए बी वाले व्यक्ति के पास दोनों होते हैं, तो ये सभी से मैच करता ही करता है, इसलिए यह केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है और किसी को रक्त नहीं दे सकता। ऐसे ही हम ओ वाले व्यक्ति को बनाए दाता। जब आप इसको दाता बना लेते हो तो दाता के पास क्या है कि भाई एंटीजन देखा जाएगा और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब एक बात समझो आप मेरी, जब इसके पास कोई भी एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कोई भी हो उससे मैच करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उठेगा क्या? नहीं। इसी वजह से जो ओ वाला व्यक्ति है हर किसी को आसानी से रक्त दे सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सर्वदाता कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? सर्वदाता और सर्वग्राही क्यों कहते हैं ए बी को? ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि दाता है तो एंटीजन देखा जाएगा और इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो ये हर किसी को आसानी से रक्त दे देगा। ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्राही की बात है तो एंटीबॉडी देखी जाएगी, तो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए ए बी वाले व्यक्ति क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं? ये बात लेन देन का सिस्टम पता चल गया। एक दो बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डोनर रिसीवर की मैं बात करूं तो डायरेक्ट में लिख सकता हूं यहां पर ए को ए बी को, बी को ए बी को, केवल ए बी को और ये चारों को। ठीक है, लेने की बात करें तो ये ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से, ओ से, और ये चारों से ले सकता है, और ये केवल ओ से ले सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करें तो 34.5% ए ब्लड ग्रुप वाले, 23.5% बी ब्लड ग्रुप वाले, सॉरी, और थोड़ा अपोजिट हो गया है, उल्टा हो गया है। जो ए वाले होते हैं वो 23.5% होते हैं, और जो बी वाले होते हैं वो 34.5% होते हैं, और ए बी वाले होते हैं वो 7.5% होते हैं, और जो ओ वाले होते हैं वो 34.5% होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये परसेंटेज होती है। समझ में आ गई बात?
ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी टोटल टेबल बन के तैयार है। तो आप इस टेबल को मैं समझता हूँ आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करा दूं कि भाई मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह ये है। तो ये इनके 4 प्रकार के क्या हो जाएंगे, एंटीजन। जिस व्यक्ति का जो रक्त समूह होता है वही उसका एंटीजन होता है। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट होती है। तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन तो ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। बी के पास एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। ए बी के पास एंटीजन दोनों है तो एंटीजन एक भी नहीं होगा। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। ठीक है। डोनर और रिसीवर की हम बात समझ लेंगे और ये परसेंटेज भी हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं समझता हूं आप इस टेबल को आराम से बना सकते हैं और मैं अपने जो नियम है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है। तो नियम क्या था कि दाता का एंटीजन तथा ग्राही की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ी प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और किसको रक्त नहीं दे सकता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के खुद आप इसको बनाना सीखना बहुत मोस्ट है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है। तो बाकी जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे रुधिर स्कंदन यानी कि रुधिर का थक्का कैसे जमता है। ठीक है। आज के लिए इतना।